हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टर्नेट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड जूनियर सुपर टैट के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि आपको पता है कि हम भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर, लेखन स्रोत के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है एंड आदि ऐतिहासिक काल में आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता एंड ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता से लेके अभी तक। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। फिर पाषाण काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में डिवाइड करते हैं: निम्न, मध्य एवं उच्च में। ओके, तो आइए पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। क्विक रिवीजन करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास का। एंड लूसेंट जीके आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जल्दी ही वो सीरीज़ भी कंटिन्यू आपकी कर दी जाएगी। एंड ई दृष्टि करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ प्रारंभ। ओके, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। बुर्जहोम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। गर्तवास का मीनिंग होता है कि नीचे गड्ढे बनाकर लोग रहते थे, तो उसको बोलते हैं, उसी के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं और उसी को हम बोलते हैं गर्त आवास। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। एंड बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो मेहरगढ़ में। एंड कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ में। ओके, चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD शांकड़िया ने कराया था। नव पाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए, और भीमबेटका आपको पता है कहाँ पर है, तो MP में है, और ये एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। ओके, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया है। एंड भीमबेटका गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांबर, हिरन, बाघ आदि के चित्र हैं। भीमबेटका में 500 गुफाएं हैं। अब तक लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। गेरुवर्डी गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। एंड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता या खोजकर्ता एंड वर्ष: हड़प्पा दयाराम साहनी वर्ष 1921 में,
मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 में, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 एंड 55 में, लोथल एस आर राव 1954-1955 में, कालीबंगा बीबी लाल 1961-1969 में, रंगपुर एम एस वत्स 1934-1935 में, चनहुदड़ो एम जी मजूमदार 1931 में एंड सुरकोटदा जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं जेपी जोशी ने एंड 1964 में, बनावली आर एस विशिष्ट 1974 एंड 77 में, बनावली आर एस विष्ट 1974-1977 में, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, कोट दीजी फजल अहमद खां 1957-58 में, सुत कांगेडोर आर एल स्टाइन 1927 में, मांडा जेपी जोशी, आपको पता है मांडा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में एंड चिनाब नदी पर है, ये जेपी जोशी ने की थी और 1982 में, एंड बालाकोट जॉर्ज एफ डेल्स ने 1973 से 1976 में, धौलावीरा जेपी जोशी ने 1967 से 1968 में, मिथाथल सूरजभान 1968 में, राखीगढ़ी सूरजभान 1969 में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1921 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये कहाँ है तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे एंड कालीबंगा घग्गर का पहले नाम सरस्वती था एंड लोथल बोगबा नदी के किनारे, लोथल कहाँ है गुजरात में है, सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे, सोत काकोहो शादी कौर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे एंड रंगपुर भादर नदी के किनारे, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, कुड़ाल सरस्वती के किनारे एंड चनउदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बनावली सरस्वती के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे एंड आमरी सिंधु नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है एंड हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण एवं चांदी की जानकारी थी एंड हड़प्पा सभ्यता को किसकी जानकारी नहीं थी तो उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था एंड परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का ही चित्रण नहीं मिलता है, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। तो किसका अंकन नहीं मिलता? गाय का नहीं मिलता, यानी कि गाय से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ओके, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और गोदीवाड़ा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से पकी मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी कि मिट्टी से मिली है, तो यानी कि लोहे से भी परिचित नहीं थे। यहाँ पर मिट्टी के हल प्रयोग किए जाते थे या फिर लकड़ी के। सैंधव सभ्यता से महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता काश युगीन सभ्यता थी, जहाँ
यहाँ के लोगों को लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? ए रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृद भांड मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण की यमुना नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी एंड बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तामा धातु का प्रयोग किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो से कुवड़ वाले बैल यानी कि कुकु दमान वृषभ की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का एवं उसके बाद कुवड़ वाले बैल का है। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर एक और दाहिने दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है और एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी से हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और बाईं से दाईं से बाईं ऐसे लिखी जाती थी। एंड प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल एवं स्थल, तो तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शा यानी कि अफगानिस्तान से, फिरोजा और टीन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान, सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से। ये कच्चे माल के स्थल थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वैदिक काल को 2 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खाली एक वेद की रचना हुई और वो है ऋग्वेद। एंड उत्तर वैदिक में बाकी जो 3 वेद हैं उसकी रचना हुई, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की। एंड सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एंड वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है।
इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। एंड ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है और वेद त्रयी में अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये याद रखना। एंड वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पर ये जाति पर ऋग्वेद में जो वर्ण का उल्लेख मिलता है वह जन्म पर आधारित नहीं थी, जाति किस पर, व्यापार पर आधारित थी। पर जो वर्तमान में है वर्ण व्यवस्था वो जाति पर आधारित है। तो ऋग्वेद में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। वर्ण पर, वर्ण जो हमारी जाति होती है वो जन्म पर आधारित ना होकर व्यापार पर आधारित थी। मान लो एक पुजारी है और उसका बेटा व्यापार करता है तो वो व्यापारी वर्ग का कहलाएगा। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय एवं वैश्य। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। यह चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई जाती है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जिसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। किसमें? अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद को 2 भागों में यानी कि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य एवं गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय, जैमिनीय। नेक्स्ट है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जवाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। किसका? सिंधु नदी का। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा यानी कि काबुल, कुर्मु यानी कि कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल एंड स्वास्तु यानी कि स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। नदियां एवं उनके आधुनिक नाम द्रस्वती यानी कि चितक या घग्गर, सतुद्री सतलज, परुष्णी रावी, कुब्बा काबुल, विस्तता झेलम, अस्किनी चिनाब, विपासा व्यास, गोमती गोमल, कुर्मु कुर्रम, सदानीरा गंडक, स्वास्तु स्वात। ओके। आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण वरुण को ऋत गोपा भी कहा गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य में कोई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख
वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण, तीसरे क्रम में मशाका। प्रथम में निशाका, दूसरे में सुवर्ण एवं मशाका। ये किसके लिए यूज किए गए थे? तो सोने के लिए। 1400 ईसा पूर्व वोगोस्कोई यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, नास्तस्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है एंड पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी के किनारे हुआ था के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत के राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, द्रोहा, पुरु, अन और त्रिभुज शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ के तादम्य स्थापित किया गया है, यानी कि जौ को यव कहते थे। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एंड सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। एंड अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है और तीसरा वरुण है। तो पहले कौन है? इंद्र, इसके बाद अग्नि और तीसरे वरुण। जो समुद्र के देवता और ऋत का नियामक माना जाता है, किसको? वरुण को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। पुराणों की संख्या 18 है एंड पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी एंड ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अगन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता सुदोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी कौलिय गढ़राज यानी कि कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। एंड मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। एंड महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था एंड इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे? तो कौशल राज्य में थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो वो श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध वत्सराज यानी कि उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन राजगृह के साप्तकारणी गुफा में हुई और इसके
किसने आयोजन कराया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे और इन्हीं ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। एंड प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता तो महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक शिशुनाग वंश का था कि शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली तिस्य तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने या वसुमित्र भी अश्वघोष ने की थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। बौद्ध सभाएं प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ? तो राजगृह अध्यक्ष महाकश्यप और राजा अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली, अध्यक्ष शुभकामी कालाशोक। एंड तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व कहाँ? पाटलिपुत्र, मोगली तिस्य अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा पूर्व कुंडलवन, वसुमित्र एवं कनिष्क के शासनकाल में। ओके, देवदत्त पहले उनका अनुगत बना फिर उनका विरोधी बन गया था। तो अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का विरोधी कौन था तो उनका चचेरा भाई देवदत्त। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक, बुद्ध की घटना जो जन्म की है, जन्म को हम कमल या सांड का प्रतीक मानते हैं, गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान को पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, निर्वाण यानी कि पद चिन्ह एंड मृत्यु यानी कि स्तूप। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे उनके 2 शिष्य थे, एक आनंद एवं एक उपाली। अपने प्रिय शिष्य जो उनका था वो आनंद था। आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। किसने? बुद्ध ने, क्योंकि उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। तो आनंद ने कहा तो उन्होंने प्रवेश की अनुमति दे दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एंड बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ के नियम आचार की शिक्षाएं एवं सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत एवं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों को 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। तो कहाँ है? बिहार के राजगीर पहाड़ियों में। भरभूत सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। नेक्स्ट है, महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ, जिसके चारों काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। पर शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं यानी कि जब अशोक के समय में जो स्तूप बनाए गए थे उनमें जो रेलिंग बनती थी उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। वहीं शुंग काल में उनका रेलिंगों को पत्थर का बनाया गया। ओके, सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर 4 तोरण लगा दिए गए थे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड यानी कि लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी और यह लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धि तत्वों की बहुसंख्यक मूर्ति का
यानी कि बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। एंड भूमि स्पर्धा मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है भूमि स्पर्श मूर्ति। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। एंड नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी थे। ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। एंड हर्षवर्धन को ही उसने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले और 850 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता इनकी त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ यानी कि जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे, जिनसे आज्ञा लेकर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। जमाली उनका प्रथम शिष्य था, यानी कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जमाली था। जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, तो उनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अजितनाथ दूसरे थे, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अरिष्टनेमी 22वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। एंड कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर यानी कि पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, एवं गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलिन कहलाए। एवं बुद्ध की तुलना बोधिसत्व से की गई थी। एंड जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में 5 महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अस्तेय और अपिग्रह। अच्छा, पहले 4 थे, अपिग्रह किसने जोड़ा था? तो ये महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत यानी कि अणुव्रत के रूप में व्रत हुआ है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आइए जैन संगीतियाँ देते हैं। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी में पल्लवी यानी कि गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। 14 पूर्वो यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया है। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा यानी कि अर्धमागधी में लिखा गया है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अशोक और
उसके पुत्र दशरथ के समय बरावर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। एंड अशोक के समय बरावरी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपट नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। एंड श्रवणबेलगोला गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री के ने लगभग 981 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने? चामुंडा राय ने, जो गंग शासक था। एंड 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी एंड वज्जी की वैशाली, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, अवंती की उज्जैनी और महेश्वती, मल्ल, कुशीनगर एवं पावा, पांचाल की अक्षत्र एवं काम्पिल्य, चेदी की सोतिवती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, जो वर्ध इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली को कहते थे हम, मत्स्य यानी कि विराटनगर, कंबोज यानी कि हाटक या राजपुर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक मात्र एक ऐसा स्थल था जो दक्षिण भारत में था, पोटली एवं पोतंती, गांधार की तक्षशिला। नेक्स्ट है बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता था। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीस नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीस को शिव का अवतार माना जाता है। एंड कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है और उसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलावर कहलाए और शिव की उपासना करने वाले नैयार कहलाए। नेक्स्ट है भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और जिनका सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद यानी कि देवकी पुत्र का अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। एंड गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत यानी कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवत गीता को वेदांत की यानी कि प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसको? उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवती गीता को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी अभी मैंने बताया आपको। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। पंचमार्क, आहत का मतलब होता है कि ठप्पा ठोक कर बनाए जाते थे। एंड ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेश्वती थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी जो विराट नामक राजा ने बसाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। एंड गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में किया है। उद्यन वसुवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। उद्यन वासुदत्ता कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्ता में वर्णित किया है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार था। लगभग 544 एवं 492 ईसा पूर्व का वह हर्यक वंश कुल से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था।
बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। और लिच्छवी किस गढ़ से संबंधित है? तो वज्जी संघ से संबंधित है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो वहद्रथ था। नेक्स्ट है, मगध का शासक अजातशत्रु 492 और 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? मगध नरेश शिशुनाग ने। किसे? अवंती को। ओके। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एक शूद्र शासक था। इसने एक ड्राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों में से सर्व छत्रांतक या अप्रो परशुराम कहा जाता है, यानी कि महापद नंद की तुलना परशुराम से की जाती है। नंद वंशीय शासक महापदनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवेल के हाथीकुंबा अभिलेख में किया गया। हाथीकुंबा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। हाथीकुंबा अभिलेख से महापदनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अश्वघोष कनिष्क, नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क। नेक्स्ट है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाणभट्ट किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। ओके। हाथीकुंबा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। पुरु यानी कि पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया, उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। मौर्य वंश 323-184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा जाता है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रीकोटस के रूप में वर्णित किया। एंड प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधियां, तो बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को देवनाप्रिय या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त को कुशांत, कृतांत परशु और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य, कनिष्क को देवपुत्र। नेक्स्ट है, जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिस ने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग यानी कि कुम्भहार में की खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ। राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने, राजधानी राजगृह। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन शिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। एंड गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश एंड थानेश्वर राजधानी। गढ़वाल चंद्रदेव ने स्थापना की थी एंड कन्नौज थी इनकी राजधानी। पल्लव वंश सिंह विष्णु ने स्थापना की थी। कांचीपुरम थी इनकी राजधानी। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेट।
चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी एवं जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। एंड 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ। एंड अशोक ने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवना प्रियदसी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवना प्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल के व्यापारिक काफलों यानी कि कारवां को सातवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती। नेक्स्ट, कालसी गिरनार और मेरठ के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेखों का विभाजन शिलालेख 3 वर्गों में: शिलालेख, स्तंभलेख एंड गुहालेख। अशोक के शिलालेख: प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, द्वितीय में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा, तीसरे में अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 6ठे में आत्म नियंत्रण की शिक्षा, 11वें में धम्म की व्याख्या। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वां शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक: न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। ओके, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख, एक शाहवासगढ़ी, एक महान शिहरा, ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया भग्न अभिलेख शरीकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी, सीरियाई तथा अभिलेख तथा लंग नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेस को अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का प्रथम श्रेय हासिल है। किसको? जेम्स प्रिंसेस को। एंड प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एंड अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था और भू राजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी कि 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। एंड अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों यानी कि चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं सहित साम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। किसमें? दूसरे और 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी कि एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस यानी कि मिस्र का राजा था,
एंटीगोनस यानी कि गोनातास मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया का राजा था। साइरीन का शासक था। एंड अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एपाइरस यानी कि एपिरस का राजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य में सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन सा? यूनानी। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक। ये इसने 7 श्रेणी व्यापार यानी कि कार्य के आधार पर डिवाइड की हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। वह कहता कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, अवंतीरठ यानी कि उज्जैनी, कलिंग यानी कि तोसली, दक्षिणापथ यानी कि स्वर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश तो पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों का कमिश्नरियों का प्रशासक था। एंड मौर्य युगीन अधिकारी पौथ वाद्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। एंड पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा शूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप में अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्णवंश शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुक यानी कि सिंधुक द्वारा मारा गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने 3 ईसा पूर्व इसमें नहरें निकाली। और शक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन किया है। गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चौंडगंग के द्वारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, कंदारिया का महादेव मंदिर धंगदेव चंदेल द्वारा, कैलाश मंदिर एलोरा में है कृष्ण प्रथम द्वारा, एलिफेंटा के गोवा मंदिर राजपूतों ने, तट मंदिर यानी कि मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजराज प्रथम ने, मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदी वर्मन द्वितीय ने, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय ने, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। एंड उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद एवं राजाओं ने करवाया था, जबकि उन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण यूची कबीले से संबंधित थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कुषाण शासकों में बिम कटफिसस सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख में की तिथि 81 ईसा पूर्व है। एंड भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा में कनिष्क ने किया था। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी राजकवि थे। सौंदरानंद यानी कि बुद्ध चरित तथा सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। अश्वघोष नागार्जुन पार्श्व चरक ये चारों कनिष्क के दरबार
से संबंधित हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महावास की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार एवं एक मथुरा। एंड भारतीय और यूनानी आकृति में समृद्ध शैली गांधार शैली है। गांधार कला में सदैव हरित, स्तरित और शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता था। कुषाण काल प्रथम शती में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कुषाण काल में शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था और अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। ओके, एंड वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश या कान्य नाम से जाना जाता था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश में आंध्रमृत या आंध्र जातीय कहा गया। कलिंग का चेदी वंश के शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी में हाथीकुंबा में से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। एंड गुप्त वंश ने 275-550 ईसा तक शासन किया और इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था एंड जिसने 319-335 ईसा तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। कन्नौज को महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इतिहासकार विशेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन किसने कहा, तो विशेंट स्मिथ ने कहा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335-375 ईसा के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त के संदीप विग्रहिक यानी कि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता था क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था और शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने शक यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पश्चिम भारत के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त किया और पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। किसको हराकर? रुद्र सिंह तृतीय को हराकर। एंड शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक अन्य भी उपाधि धारण की थी यानी कि शकारी की। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। एंड हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुए। कौन? हूण। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया एंड चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन? गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु। कहाँ? गुप्त काल में। ओके। धनवंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये अर्थशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी।
भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? भास्कराचार्य ने। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। एंड सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ। एरड़ अभिलेख 1510 ईसा का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त सम्मत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त सम्मत की तिथि 319 ईसा है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उद कवाग एवं विद कवागम कहा गया। ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या उनकी स्थिति। अजंता एवं एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन वीरभूमि यानी कि पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम मामल्लपुरम यानी कि कांचीपुरम में जो तमिलनाडु में है। सांची स्तूप रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में। एंड सूर्य मंदिर यानी कि काला पैगोडा भी बोलते हैं, कोणार्क यानी कि ओडिशा में। दक्षिणेश्वर मंदिर यानी कि काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ यानी कि गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा यानी कि महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक यानी कि महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। एंड दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर यानी कि राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर हैलेबीड यानी कि कर्नाटक में। सोमेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी कि तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम यानी कि तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर पुरी यानी कि ओडिशा में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर छतरपुर यानी कि मध्य प्रदेश में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशय शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल यानी कि लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। कौन? वारंगल। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां से इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। एंड भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का एवं न्याय दर्शन के प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक लेख में हुआ। ऐहोल अभिलेख 634 ईसा में हुआ और यह संस्कृत काव्य में लिखा है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। एंड गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम था। एंड राजपूत वंश की स्थापना 376 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। उसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाया था। दंती दुर्ग का संबंध में कहा जाता है उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का जन्म 800 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था। महामोक्ष परिषद कहा गया। एंड ह्यूएनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। हर्षवर्धन के समय ये सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्यूएनसांग के भारत में आगमन की थी। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ जिसे कहा सी युकी कहा जाता है, इसने
भीनमाल की भी यात्रा की थी। किसने? हर्षवर्धन, ह्यूएन ने। एंड ह्यूएन को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। 637 ईस्वी में ह्यूएन ने नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। ह्यूएन के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। एंड प्राचीन कालीन लेखकों में ने भारत का उल्लेख इन तू यानी कि थियान तू के नाम से किया है। एंड नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट कर दिया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा। एंड विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 710 ईस्वी द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह प्रसिद्ध गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। एंड उनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। इसका माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर का सोलंकी राजा था भीमदेव और उसका सामंत था बिमल शाह, उनने करवाया था। एंड एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां, साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। विष्णु मंदिर गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर तो विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूबरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कोठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश एंड शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। ये गुप्त शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। एंड अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। पूरी स्थित कोरलांग का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चंडगोग ने बनाया था। कोरलांग के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा किया गया था। किसका? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। निर्माण भीमदेव प्रथम ने। एंड लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और इस मंदिर की शैली नागर है। जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है और इसकी शैली भी नागर है। अंकोर वाट मंदिर समूह निर्माण कंपूचिया यानी कि वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी कि वर्तमान अंगकोर में करवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। पल्लवकालीन मामल शैली में बने रथों को एकाश मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम यानी कि अलेवाई,
अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियर। एंड तृतीय संगम मदुरई नक्कीरर। ओके। दक्षिण भारत के आर्यकरण में का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आडिगल है। संगम साहित्य में केवल चोल चेर पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण होता है। कुरुल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुदेव माना जाता है। इसे मुंपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, जो राजराजेश्वर बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। किसका? तंजौर शैव मंदिर का। एंड चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। एंड परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरैकोंड उपाधि धारण की। कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयभाऊ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। एंड चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईसा पूर्व में सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। किसके शासनकाल में? तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। कम्मन में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल रामायण रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। कम्मन ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। होयसलें की राजधानी दार समुद्र थी। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद, ये तीनों संस्कृत भाषा में किसने रचना की? तो हर्ष ने की। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए कविता कामनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं सर्ववर्मा यानी कि कातंत्र, भारवी यानी कि किरातार्जुनीयम, राजशेखर यानी कि कपूर मंजरी, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, विशाखा दत्त देवी चंद्र गुप्तम एंड जयानक पृथ्वीराज विजय, शारंगदेव हमीर रासो, विलियड विक्रमांक देव चरित। पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने? देवपाल ने किसको? बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में उसे एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने? देवपाल ने। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। एंड प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 1836 से 1885 तक था। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमितवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। कौन? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन कौन थे? विधिवेता थे। एंड मध्यकालीन भारत के थे ये। ओके। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा।
जीमूत वाहन दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी यानी कि भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से है वह है काकतीय वंश। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। तो दोस्तों, प्राचीन भारत कंप्लीट हुआ। ये वन लाइनर्स फैक्ट हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं प्राचीन भारत का। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेडिवल हिस्ट्री पे, वो भी कंप्लीट होगा, जो आप मेडिवल हिस्ट्री की क्विक रिवीजन कर सकते हैं वन लाइनर फैक्ट से। एंड लूसेंट पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पे जाकर पढ़ सकते हैं। एंड जल्दी ही आपको लूसेंट वाला एंशिएंट हिस्ट्री भी प्रोवाइड होने वाला है कंप्लीट एक वीडियो में। और ई दृष्टि पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं और स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टारगेट ऑल्ट@100, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।